कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ाया था कि वैद्युत स्थितिकी क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं कि ये आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। यही टॉपिक है हमारा पहला, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम समझाते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बनी है और अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणुओं का स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना देखें तो वो इस तरह होती है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिससे नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होते हैं वो नाभिक से दृढ़ता के साथ बंधे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं वो नाभिक से इतनी दृढ़ता से नहीं बंधे होते। अतः जब हम दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो जो रगड़ने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके कारण जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं वो उस ऊर्जा को लेके अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। यही रीजन है कि जब दो चालक छड़ों को रगड़ा जाता है, एक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी छड़ पर चले जाते हैं, और एक छड़ से दूसरी छड़ पर जाना ही आवेश है। तो आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अर्थात एक छड़ से दूसरी छड़ पर इलेक्ट्रॉनों का जाना आवेश की उत्पत्ति को डिनोट करता है। अब हम पढ़ेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधियां, अर्थात ये आवेश उत्पन्न होता कैसे है। आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना, नंबर 2 चालन द्वारा आवेश उत्पन्न करना, नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न करना। इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ समझाता हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं। 3 चित्र बने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों चित्र में 2-2 छड़ें हैं। पहले चित्र में जो घर्षण द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ उसमें 2 छड़ें हैं जिन पर कोई आवेश नहीं है। जब हम इन दोनों चालक छड़ों को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ने से क्या है, उनके बीच में घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक छड़ से दूसरी छड़ पर चले जाते हैं, अर्थात दोनों के बीच में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब 2 छड़ों को आपस में रगड़ा जाता है उसके कारण छड़ों पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना कहते हैं। दूसरा है चालन द्वारा। चालन द्वारा इसमें भी 2 छड़ें होती हैं। इसमें क्या होता है कि एक चालक छड़ आवेश, जिसको आवेश दिया होता है, और दूसरी आवेश रहित होती है, आवेश रहित, और इसको आवेश दिया जाता है, अर्थात ये पहले से आवेशित होती है। अब हम क्या करते हैं, चालन द्वारा आवेशित करने में इन दोनों चालक छड़ों को परस्पर संपर्क करा देते हैं। परस्पर संपर्क कराने से क्या होता है कि जो आवेशित चालक छड़ है उस पर हम कहते हैं कि जितना अतिरिक्त आवेश है वो दूसरी आवेश रहित चालक छड़ पर चला जाता है, अर्थात दूसरी छड़ भी आवेशित हो जाती है। और ये तब तक होता है जब तक दोनों चालक छड़ों पर आवेश समान नहीं हो जाता, अर्थात इसमें आवेश एक आवेशित चालक छड़ से आवेशित रहित चालक छड़ पर जाता है, अर्थात इसमें चालन होता है। तो इस विधि को चालन द्वारा आवेशित करना कहते हैं। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। इसमें भी एक चालक छड़ आवेशित होती है और दूसरी आवेश रहित होती है, आवेश और आवेश रहित। इसमें क्या करते हैं कि 2 छड़ों को किसी वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगा देते हैं और इनमें से किसी एक छड़ को आवेश दे देते हैं। तो प्रेरण द्वारा दूसरी छड़ पर भी
समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति का उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरण कहते हैं, अर्थात दोनों ही चालक क्षण आवेशित हो गए। तो इस विधि द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसे प्रेरण आवेश उत्पन्न करना कहते हैं। तो समझ में आ गया, पहली चालक क्षण को तो हम आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण हो गया, दूसरी चालक क्षणों को हम परस्पर संपर्क बनाते हैं तो चालन विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करना हो गया, और तीसरे में प्रेरण द्वारा देखते हैं उन क्षणों को परस्पर संपर्क नहीं कराते बल्कि दोनों को पास पास रखते हैं और एक क्षण आवेशित होती है तो उसके प्रेरण के कारण दूसरी क्षण पर उतना ही लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह तीनों विधियों द्वारा आवेश उत्पन्न होते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को किसी भी विधि द्वारा हम संपर्क में लाते हैं तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस आवेश की गणना कैसे करें, आवेश कितना होता है, क्या है, इसको जानने के लिए ये सिद्धांत है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश है तो उस आवेश का मान एक न्यूनतम निश्चित मान का गुना होता है, यानी अर्थात आवेश की एक ऐसी सूक्ष्म मात्रा है जो कि आवेशित वस्तु पर हो सकती है। उस सूक्ष्म मात्रा को हम मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी भी वस्तु पर अगर आवेश होगा तो इस ई का गुना, ई का पूर्ण गुणज, अर्थात ये माने कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश है जिसका मान Q है तो Q बराबर प्लस माइनस NE होगा, जहां N बराबर 1 2 3 4, न कि N बराबर 3/2 7/5 1.7 2.3, ये नहीं होगा। अर्थात n का मान पूर्ण गुणज संख्या के रूप में 1 2 3 4 5 दर्शो आगे होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश है तो उस पर आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होगी, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्लस माइनस का मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए इस ई को प्लस माइनस ई भी लिख सकते हैं, जिसका मान प्लस माइनस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम कह सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु पर आवेश है Q बराबर प्लस माइनस NE बराबर 1 2 3, तो Q1 बराबर प्लस माइनस 1E 1 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसी तरह Q2 प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 2 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अतः आवेश 1E 2E 3E 4E 5E ही होगा, न कि किसी पॉइंट के रूप में होगा। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब पढ़ते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जिसे C से व्यक्त करते हैं। यह एक बड़ा मात्रक है,
अतः इसकी जगह छोटा मात्रक माइक्रोकूलम भी उपयोग में ला सकते हैं। अन्य मात्रक ESU, ENU, एम्पियर घंटा और फैराडे भी होते हैं। ये होता है 3×10⁹ स्थिर कूलम। ये 10 कूलम, ये 3600 कूलम, ये 96,500 कूलम। देखो, जब आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया तो आवेशों से संबंधित अब कूलाम का नियम पढ़ते हैं। चित्र में दो वैद्युत आवेश हैं Q1 Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। ये हमने पहले ही प्रैक्टिकल में देखा था कि जब दो छड़ों को पास पास ला रहे थे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण और आकर्षण कार्य कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों चीज़ों को लेके, आवेशों को लेके कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसके अनुसार दो स्थिर आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और उनके बीच में बल F कार्य कर रहा है। अब उस बल F का मान हम किस प्रकार निकालें, वो उस बल F की वैल्यू किस प्रकार होगी, वो हम इस चित्र के द्वारा निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। हमें चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। जब चीज़ समझ में मैथमेटिकली समझ में आ जाती है तो उसकी डेफिनेशन तो हम आराम से कर सकते हैं। इसलिए पहला है कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। तो हम कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कैसा हो सकता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल तब होगा जब दोनों अपोजिट होंगे, प्रतिकर्षण बल जब होगा जब दोनों समान होंगे, जैसे धन या ऋण। तो दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान वायु अथवा निर्वात के लिए 9.0 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। वैसे इसका मान आवेशों के बीच के माध्यम और बल के मात्रक और दूरी पर डिपेंड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि F बराबर 9.0 गुणा 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे r²। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या F के बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/4 πε0 Q1 Q2 बटे r², जहाँ ε0 माध्यम वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है।
इससे आगे मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम दर्ज करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। थैंक यू।